नमस्कार। आज बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता की। ये एक ऐसा विषय है जो न सिर्फ हमारे प्लैनेट की सेहत के लिए बल्कि हमारे खुद के वजूद के लिए भी बहुत जरूरी है। शुरुआत एक बहुत ही आम से सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कोई एक इंसान किसी बीमारी से बच जाता है जबकि दूसरा बीमार पड़ जाता है? तो इस सवाल का जवाब और असल में बहुत सारे और सवालों का भी जवाब एक ही कॉन्सेप्ट में छुपा है, बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। तो ये बायोडाइवर्सिटी आखिर है क्या? चलिए इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। बायो मतलब जीवन और डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी या विविधता। तो सीधी सी बात है, हमारे प्लैनेट पर मौजूद जीवन की जो ये कमाल की वैरायटी है ना, बस वही है बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, तो अब इसमें थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, बायोडाइवर्सिटी कोई एक अकेली चीज नहीं है। ये 3 अलग अलग लेकिन एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए लेवल्स पर मौजूद है। तो हमारा सफर होगा माइक्रोस्कोपिक से लेकर मैसिव तक, यानी हम शुरू करेंगे जिंदगी के सबसे बेसिक कोड से। याद है वो पहला सवाल कि क्यों कुछ लोग बीमार नहीं पड़ते? बस यही है उसका जवाब, जेनेटिक डाइवर्सिटी। यही वो चीज़ है जो किसी भी आबादी को, चाहे वो इंसान हो या जानवर, बदलते माहौल में ढलने और जिंदा रहने की ताकत देती है। और इसका महत्व कितना ज़्यादा है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण देखिए। जो हमारे पारंपरिक किसान हैं ना, उनके लिए ये जेनेटिक डाइवर्सिटी ही अच्छी फसल और पूरी फसल बर्बाद होने के बीच का फर्क तय करती है। चलिए अब एक लेवल ऊपर चलते हैं। अब हम एक अकेली प्रजाति से जूम आउट करके किसी एक इलाके में मौजूद सभी प्रजातियों को एक साथ देखते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हमारी पृथ्वी पर करीब करीब 1 करोड़ प्रजातियां हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इनमें से ज्यादातर को तो हम अभी तक खोज भी नहीं पाए हैं। मतलब हम एक ऐसे प्लैनेट पे रह रहे हैं जो आज भी रहस्यों से भरा पड़ा है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी और थोड़ी चिंता वाली बात सामने आती है। हम जितनी तेजी से इस बायोडाइवर्सिटी को खोज रहे हैं ना, उससे कहीं कहीं ज्यादा तेजी से इसे खोते जा रहे हैं। और अब हम आते हैं सबसे बड़े लेवल पर, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम मतलब वो पूरा माहौल जहां सारे जीव जंतु और पेड़ पौधे एक दूसरे के साथ रहते हैं। जैसे जंगल, रेगिस्तान, महासागर, ये सब अलग अलग इकोसिस्टम हैं जहां जिंदगी अपने अपने तरीके से पनपती है। अब ये जो इतनी कमाल की डाइवर्सिटी हम देखते हैं, ये कोई रातों रात नहीं बन गई। इसके पीछे हमारे प्लैनेट की एक बहुत बहुत लंबी कहानी है। सोचिए, अरबों सालों से धरती पर जीवन लगातार बदल रहा है, विकसित हो रहा है। और इसी लंबे सफर ने वो कॉम्प्लेक्स दुनिया बनाई है जिसे हम आज देखते हैं। और इसी लंबी कहानी का एक हैरान करने वाला सच ये है कि धरती पर अब तक जितनी भी प्रजातियां रही हैं, उनमें से 99%, जी हाँ 99% अब खत्म हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। तो एक तरह से विलुप्त होना या एक्सटिंक्शन जीवन की कहानी का एक नेचुरल हिस्सा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर विलुप्त होना इतना ही नेचुरल है, तो आज जो हो रहा है वो अलग क्यों है? यही वो सवाल है जो हमारे आज के समय को डिफाइन करता है। क्योंकि साइंटिस्ट का मानना है कि हम अब एक नए दौर में हैं, एक मास एक्सटिंक्शन के दौर में, जिसे सिर्फ एक प्रजाति चला रही है। आज जो विलुप्ति हो रही है, उसकी रफ्तार, उसकी स्पीड इसे सबसे अलग बनाती है। और ये स्पीड आई है मुख्य रूप से इंसानी गतिविधियों की वजह से। तो ठीक है, प्रजातियां खत्म हो रही हैं, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी सिर्फ अलग अलग चीजों का कलेक्शन नहीं है, ये अपने आप में एक जीता जागता पूरा का पूरा सिस्टम है। इस सिस्टम में हर एक प्रजाति, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना लगे, उसका एक रोल है, एक काम है जो पूरे सिस्टम को चलाए रखता है। इसे ऐसे समझिए, बायोडाइवर्सिटी एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है। जितनी ज्यादा वैरायटी होगी, इकोसिस्टम उतना ही मजबूत और फ्लेक्सिबल होगा। अगर एक प्रजाति खत्म हो भी जाए तो कोई दूसरी उसकी जगह ले सकती है। इससे पूरा सिस्टम ढहने से बच जाता है। तो आखिर में बायोडाइवर्सिटी को खोना सिर्फ जानवरों या पौधों को खोना नहीं है, ये उन संभावनाओं को खोना है, उन जवाबों को खोना है, और हमारे प्लैनेट के उस इतिहास को खोना है जिसे हम फिर कभी वापस नहीं ला सकते। चलिए सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं। जब कोई प्रजाति हमेशा के लिए गायब हो जाती है, तो असल में हम खोते क्या हैं? क्या सिर्फ एक जानवर या पौधा ही खत्म होता है, या फिर कुछ ऐसा है जो हमारी दुनिया से हमेशा के लिए मिट जाता है?
अच्छा, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें पहले ये समझना होगा कि इस लिविंग लाइब्रेरी की असली कीमत है क्या। और ये कीमत किसी एक पहलू में नहीं है, बल्कि कई अलग अलग पहलुओं में फैली हुई है। देखिए, सबसे पहली और सीधी सादी बात तो है इसका आर्थिक मूल्य। मतलब ये बायोडायवर्सिटी हमारे लिए संसाधनों का एक खजाना है। जो भी हम खाते हैं, हमारी फसलें, पशु, जंगलों से मिलने वाली चीजें, मछलियां और तो और कई जीवन बचाने वाली दवाइयां, जैसे कि कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं, ये सब सीधे प्रकृति से ही तो आती हैं। हमारी रोजमर्रा की जरूरतें यहीं से पूरी होती हैं। लेकिन यहीं पर एक टकराव भी पैदा होता है। एक तरफ तो है बड़े पैमाने पर इसका कमर्शियल इस्तेमाल, जो अक्सर क्या करता है, बायोडायवर्सिटी को नुकसान पहुंचाता है और मालिकाना हक को लेकर झगड़े पैदा करता है। और दूसरी तरफ हैं स्थानीय समुदाय, जिनके लिए यही बायोडायवर्सिटी उनकी जिंदगी है, उनका खाना, दवा, ईंधन, सब कुछ। तो आर्थिक मूल्य से आगे बढ़कर देखें तो इसका एक बहुत गहरा वैज्ञानिक महत्व भी है। सोचिए, हर एक प्रजाति विकास की कहानी का एक पन्ना है, और जब कोई प्रजाति खत्म हो जाती है तो हम उस कहानी का एक पूरा का पूरा चैप्टर हमेशा के लिए खो देते हैं। उसे फिर कभी नहीं पढ़ा जा सकता। मतलब बायोडायवर्सिटी एक तरह का लिविंग ब्लूप्रिंट है। इसमें एवोल्यूशन के राज छुपे हैं, प्रजातियां आपस में कैसे रहती हैं, हमारा ग्रह कैसे काम करता है, इन सब के सुराग इसी में हैं। तो जब एक प्रजाति खत्म होती है ना, तो हम असल में भविष्य के किसी वैज्ञानिक समाधान का एक रास्ता हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। और फिर आता है नैतिक पहलू। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है कि हर प्रजाति को, चाहे वो हमारे काम की हो या ना हो, उसे जिंदा रहने का हक है। इस नजरिए से देखें तो उन्हें विलुप्त होने देना नैतिक तौर पर सरासर गलत है। और बात सिर्फ विज्ञान या नैतिकता की नहीं है। बायोडायवर्सिटी हमारी संस्कृतियों का भी एक अटूट हिस्सा है। हमारी परंपराओं में, हमारी लोक कथाओं में ये घुली मिली हुई है। कई आदिवासी संस्कृतियों में तो पेड़ों और जानवरों की पूजा तक होती है। यही तो है जो प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता बनाती है, हमें हमारी पहचान देती है। तो हमने इस लाइब्रेरी की कीमत तो समझ ली है ना? लेकिन अब हमें उन खतरों को देखना होगा जो इन कीमती किताबों को एक एक करके खत्म कर रहे हैं। सच तो ये है कि लाइब्रेरी आज बहुत बड़े खतरे में है। और इस बर्बादी के पीछे वजह क्या है? ज्यादातर इंसानी गतिविधियां, आबादी का बढ़ता दबाव, संसाधनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, जंगलों और दूसरे प्राकृतिक घरों को तबाह करना, प्रदूषण, बाहर से आई प्रजातियों का हमला और अवैध शिकार, ये सब मिलकर हमारी बायोडायवर्सिटी को मिटा रहे हैं। ये आंकड़ा देखिए, ये समस्या की गंभीरता को साफ साफ दिखाता है। दुनिया की लगभग आधी प्रजातियां 50% उष्णकटिबंधीय वर्षावनों यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहती हैं। और दुख की बात यह है कि यही जंगल आज सबसे तेजी से खत्म हो रहे हैं। जब ये जंगल कटते हैं ना, तो हम एक साथ हजारों प्रजातियों को खोने के खतरे में पड़ जाते हैं। अवैध शिकार, ये एक और सीधा खतरा है। बाघ, हाथी, गैंडा, मगरमच्छ, मिंक, इन जैसे जानवरों का शिकार सिर्फ उनके शरीर के कुछ हिस्सों के लिए किया जाता है, और इसी वजह से इनकी आबादी आज विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस नुकसान का पता कैसे लगाते हैं? मतलब इसे मापते कैसे हैं? खैर, वैज्ञानिकों के पास एक सिस्टम है जिससे ये पता लगाया जाता है कि कौन सी प्रजाति कितने बड़े खतरे में है, ताकि बचाने की कोशिशों को सही दिशा मिल सके। एक संस्था है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी IUCN। ये प्रजातियों को उनके खतरे के लेवल के हिसाब से बांटती है, जैसे इंडेंजर्ड या संकटग्रस्त। इसका मतलब है कि प्रजाति पर तुरंत विलुप्त होने का खतरा है। वल्नरेबल या सुभेद्य का मतलब है कि आने वाले समय में खतरा है। और रेयर यानी दुर्लभ, वो प्रजातियां हैं जिनकी संख्या बहुत ही कम रह गई है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। रेड पांडा, ये एक एंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त प्रजाति है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हमने तुरंत कुछ नहीं किया तो ये खूबसूरत जीव जंगलों से हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये हमें बताता है कि सिचुएशन कितनी अर्जेंट है। तो चलिए हम वापस अपने पहले सवाल पर लौटते हैं, लेकिन अब एक नए नजरिए के साथ। जब हम किसी प्रजाति को खोते हैं तो क्या हम सिर्फ अपने अतीत का, अपने एवोल्यूशन का एक हिस्सा खो रहे हैं, या फिर हम अपने भविष्य की कोई चाबी भी खो रहे हैं? कोई ऐसा समाधान जो शायद कल किसी बीमारी का इलाज कर सकता था, या हमारे ग्रह के किसी बड़े रहस्य को सुलझाने में हमारी मदद कर सकता था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।
तो आज की हमारी बातचीत को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम जिंदगी के उस नाजुक जाल को समझेंगे, फिर देखेंगे इसे बचाने के लिए बनाए गए नियमों को, उसके बाद जानेंगे धरती के उन खास कोनों के बारे में जहां जीवन सबसे ज्यादा फलता फूलता है। फिर बात करेंगे कि इस काम में आम लोगों की क्या भूमिका है, और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये मिशन कभी खत्म क्यों नहीं होता। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, ये नाजुक जाल। सवाल ये है कि आखिर हर एक छोटी बड़ी प्रजाति इतनी मायने क्यों रखती है? जरा सोचिए, अगर किसी मजबूत जंजीर की बस एक कड़ी टूट जाए तो क्या होगा? पूरी की पूरी जंजीर बिखर जाएगी, है ना? कुदरत का जो ताना बाना है ना, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। और जानते हैं, यही है कंजर्वेशन के पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक। यहाँ हर जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक छोटी सी तितली के गायब होने से लेकर एक बड़े से पेड़ के कटने तक हर घटना एक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर सकती है, जिसके नतीजे हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़े हो सकते हैं। तो सवाल उठता है कि भाई इस नाजुक जाल को बचाने के लिए हमारे पास कोई प्लान है भी या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए अब नजर डालते हैं सुरक्षा के उस पूरे खाके पर जिसमें दुनिया और हमारे देश के नियम कानून शामिल हैं। अगर हम भारत की बात करें ना, तो यहाँ की नींव रखी गई 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से। और ये सिर्फ एक कानून नहीं है, समझिए कि ये एक कवच है। इसी के अंदर हमारे नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स बने हैं, जो हजारों लाखों प्रजातियों के घर हैं। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ भारत की नहीं है, ये एक ग्लोबल लड़ाई है। और इसका एक बहुत बड़ा मोड़ आया 1992 में, रियो का अर्थ समिट। वो एक असली गेम चेंजर था। सोचिए, 155 से ज्यादा देश, जिनमें अपना भारत भी था, सब एक साथ आए और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे साइन किया। ये हमारी धरती को बचाने का एक ग्लोबल वादा था। तो ये जो आप 6 कदम देख रहे हैं ना, ये असल में वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी का पूरा एक्शन प्लान है। और देखिए, इसमें सिर्फ जानवरों को बचाने की बात नहीं है, नहीं, ये एक 360 डिग्री अप्रोच है। मतलब लुप्त हो रही प्रजातियों को बचाने से लेकर हमारी खेती बाड़ी की वैरायटी को सहेजने तक, और तो और वाइल्ड लाइफ के गैर कानूनी व्यापार पर रोक लगाने तक, सब कुछ इसमें शामिल है। ठीक है, तो नियम कानून तो बन गए, पर सवाल यह है कि इनको लागू कहाँ करें? हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? तो चलिए अब चलते हैं धरती के उन वाइटल जोन्स में, उन खास इलाकों में जहाँ जिंदगी अपने सबसे अमीर रूप में मौजूद है। ये देखिए, ये हैं दुनिया के 12 सुपरस्टार देश। इन्हें मेगा डाइवर्सिटी देश कहा जाता है, क्योंकि धरती की ज्यादातर प्रजातियां इन्हीं देशों में रहती हैं। और हाँ, अपना भारत भी इसी एलीट क्लब का हिस्सा है। ये हमारे लिए एक सम्मान भी है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। अच्छा, अब एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये टर्म आपने शायद सुना होगा, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। आखिर ये होता क्या है? देखिए, ये वो जगह हैं जो 3 शर्तें पूरी करती हैं। पहली, यहाँ पेड़ पौधों की जबरदस्त वैरायटी होती है। दूसरी, यहाँ ऐसी एंडेमिक प्रजातियां मिलती हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। और तीसरी, इन जगहों पर खतरा भी सबसे ज्यादा मंडरा रहा होता है। उदाहरण के लिए मेडागास्कर को देखिए। जरा सोचिए, वहां के 85% जीव जंतु, 85% दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। या फिर अपने ही देश में वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न हिमालय को ले लीजिए। ये जगहें धरती के लिए किसी अनमोल खजाने से कम नहीं है, और इन्हें बचाना हम सबकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हमने कानून देख लिए, विज्ञान समझ लिया, जरूरी जगहें भी जान ली, पर इस पूरी कहानी का सबसे अहम किरदार कौन है? वो हैं लोग। और यहीं पर आती है समुदाय की भूमिका। और सच कहूं तो यही इस पूरे मुहिम का सबसे बड़ा सबक है। देखिए, कंजर्वेशन कोई सरकारी फाइल या किसी लैब का प्रोजेक्ट नहीं है। ये तब तक कामयाब हो ही नहीं सकता जब तक कि वो लोग इसमें शामिल ना हो जो सदियों से उन जंगलों और जमीनों के साथ रहते आए हैं। असली ताकत तो स्थानीय समुदायों के पास है। और ये बात कितनी गहरी है, जरा सुनिए। संरक्षण केवल प्रजातियों को बचाना नहीं है, यह संरक्षण की प्रक्रिया को जारी रखना है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक सफर है। एक ऐसा सफर जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लगातार चलता रहता है। और यही सोच हमें हमारे आखिरी पड़ाव पर लाती है, एक अंतहीन मिशन। आखिर इस पूरी मेहनत का असल मकसद क्या है और हमारी जिम्मेदारी क्या है? तो अब तक की हमारी सारी बातचीत का जो सार है, जो निचोड़ है, वो इस एक स्लाइड में है। देखिए, बायोडाइवर्सिटी सिर्फ देखने में खूबसूरत चीज नहीं है,
ये लाखों सालों के इवोल्यूशन का नतीजा है। ये वो नींव है जिस पर हमारे पूरे इकोसिस्टम की इमारत टिकी हुई है। यही हमारे जीने का जरिया है। इसलिए इसे बचाना सिर्फ विज्ञान की जरूरत नहीं, ये हमारा नैतिक धर्म भी है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। अगर इस लड़ाई को जीतने का हथियार ज्ञान है, तो हम ये कैसे पक्का करें कि ये ज्ञान कुछ किताबों या रिसर्च पेपर्स में बंद न रह जाए, बल्कि हर इंसान तक पहुंचे। अगर ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ई पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये जानकारी सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत उपयोगी है जो एनसीईआरटी को कॉन्सेप्ट के साथ समझना चाहते हैं। याद रखें, आपकी एक शेयर किसी और की पढ़ाई को आसान बना सकती है।